कांग्रेस पार्टी के साथ ऐसे भी लोग थे जिनकी सरकारें भी गिरी और 19 महीना तक जेल में भी थे। समाजवादी भी थे, डीएमके भी थी, कई सारे लोग ऐसे जो आज बैठे हैं और वो लोकतंत्र के सवाल उठा रहे हैं। मैं कांग्रेस से ज्यादा उनको पूछना चाहता हूं कि आपको क्या अधिकार है भी लोकतंत्र के लिए सवाल उठाने का। आप किस पार्टी के साथ बैठे, जिस पार्टी ने इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। एक प्रकार से आपातकाल के कारण बताए गए, राष्ट्र की सुरक्षा कारण बताया गया, परंतु इसका मूल कारण सत्ता की सुरक्षा था। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी जी की राजनारायण जी ने इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव को निरस्त कर दिया कि गलत तरीके से चुनाव हुआ है, सरकारी सेवाओं का उपयोग करते हुए चुनाव हुआ है। और उसके बाद एक टेक्निकल ग्राउंड पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया। स्टे क्या दिया कि आप प्रधानमंत्री तो बन सकते हो, चालू रह सकते हो, परंतु आप संसद में वोट नहीं दे सकते हो। इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी रही, उनको संसद में वोट देने का अधिकार नहीं था। संसद सदस्य के प्रधानमंत्री के कोई पर्क्स उनको नहीं मिलते थे, परंतु वो मॉरल ग्राउंड छोड़कर प्रधानमंत्री बने रहना उन्होंने निर्णय किया। और इसका उपयोग क्या किया? इसका उपयोग उन्होंने संविधान की धाराओं का उपयोग कर ही संविधान की हत्या का काम किया और इस देश को एक लंबे आपातकाल के अंदर झोंकने का काम किया। उसकी पृष्ठभूमि में मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता, परंतु देश में महंगाई पर छात्रों के प्रदर्शन हुए थे। गुजरात में पहले महंगाई से शुरू हुई ये लड़ाई, जब जेपी कूद पड़े बिहार तक पहुंची। गुजरात और बिहार में छात्र आंदोलन हुए, रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल हुई, जगह जगह पर कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर विरोध के स्वर उठ गए। मोरारजी देसाई आमरण अनशन पर बैठ गए। ढेर सारी घटनाओं ने सत्ता के बहुमत के साथ चुनी हुई सरकार की कुर्सियां हिला दी थी। इनकी सत्ता की नींव को हिलाने का काम किया था। देश पर कोई खतरा नहीं था, देश की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं था। अभी भी तो बांग्लादेश का युद्ध जीते थे, देश की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं था, ना बाहरी था ना आंतरिक था। खतरा था तो इंदिरा गांधी की सत्ता पर था और जनता जागरूक हो गई थी। उन्होंने कहा कि हमने भावावेश में जो बहुमत दिया है इसका उचित उपयोग नहीं हो सकता। और इस सब से परेशान होकर इंदिरा जी ने आपातकाल डाला। सुबह 4 बजे कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई। बाबू जगजीवन राम और स्वर्ण सिंह उन्होंने बाद में बताया कि जब हम बैठक में गए हमसे एजेंडा भी डिस्कस नहीं किया गया था और पूछा भी नहीं गया, सिर्फ इन्फॉर्म करने का काम किया। गृह सचिव को बुलाया गया और आगे की कार्यवाही के निर्देश दिए गए। मित्रों, जिस संविधान के आधार पर इस देश को लंबे समय चलना है, तो संविधान के निर्माण के अंदर आजादी के आंदोलन में लगे हुए सभी लोग, हमारा पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व, हर प्रकार के विचार का प्रतिनिधित्व करने वाला नेतृत्व, यहां तक भी कि राजे रजवाड़े जिनके राज्यों को विलीन होना था उनका भी प्रतिनिधित्व कर लोकतांत्रिक तरीके से बनाई हुई संविधान सभा ने इस संविधान का निर्माण किया। और इंदिरा गांधी जी ने अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग कर संविधान की एक धारा जो साच अर्थ में देश पर सुरक्षा पर खतरा हो तब आपातकाल के लिए बनाई गई थी, इसका उपयोग कर 1,10,000 विपक्षी राजनीतिक नेताओं को जेल के अंदर ठूंसने का काम। कार्यकर्ताओं, स्वतंत्र संपादक, रिपोर्टर, असंतुष्ट छात्र नेता और कई प्रकार के सर्वोदयी और अन्य रचनात्मक प्रवृत्तियों में लगे हुए नेताओं को भी जेल में डाल दिया गया। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका,
प्रेस और मीडिया, कलाकार और जन सामान्य भी क्षुब्ध होकर इस घटना को देखते रह गए। किसी को सुझाने की क्या करना है, क्या हो गया, और देखते देखते पूरा देश कारागार बन गया। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटल जी, अडवाणी जी, नानाजी देशमुख, फर्नांडीज, आचार्य कृपलानी जैसे वरिष्ठ नेता, ये सब जेल की काल कोठरियों में डाल दिए गए। किसी को कोई मौका नहीं दिया गया। कोई कहीं संसद की कमेटी के टूर में था, वो भी वहीं जेल में डाल दिया। और आने वाले समय में गुजरात और तमिलनाडु की गैर कांग्रेसी सरकारों को भी गिराने का काम किया। और मित्रों, सबसे समय की एक विडंबना होती है, समय कई बार कई प्रकार के दोहरे चरित्रों को सरफेस पर ला देता है। आज कांग्रेस पार्टी के साथ ऐसे भी लोग थे जिनकी सरकारें भी गिरी और 19 महीना तक जेल में भी गए। समाजवादी भी थे, डीएमके भी थी, कई सारे लोग ऐसे जो आज बैठे हैं वहां पर और वो लोकतंत्र के सवाल उठा रहे हैं। मैं कांग्रेस से ज्यादा उनको पूछना चाहता हूं कि आपको क्या अधिकार है भी लोकतंत्र के लिए सवाल उठाने का? आप किस पार्टी के साथ बैठे हो? जिस पार्टी ने इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया था। और संविधान का जो दुरुपयोग हुआ वो शायद एक दुस्वप्न की तरह भारत की डेमोक्रेसी को हमेशा तक याद रहेगा। इमरजेंसी के दरमियान श्रीमती गांधी ने संविधान में इतने बदलाव किए कि इसको मिनी संविधान बताया गया। प्रीएम्बल बदल दिया, आर्टिकल 14 बदल दिया गया, 7 शेड्यूल बदल गया, 40 अलग अलग क्लॉज बदल दिए गए, नए अनुच्छेद डाले गए, नए खंड डाले गए और 42वां संविधान संशोधन इसने तो इंतहाई कर दी, बेसिक स्ट्रक्चर को भी बदल दिया। और न्यायपालिका क्षुब्ध हो गई क्योंकि न्यायपालिका में न्याय देने वाले पहले ही अपने अनुकूल बनाकर रखे हुए थे। और संशोधन के 59वें खंड ने अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को भी छीन लेने का काम किया, लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म कर दिया। और एजेंसीज का जो दुरुपयोग हुआ वो भारतीय समाज, ये देश, इस देश की जनता कभी नहीं भुला सकती है। इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने एक निर्णय किया है कि हम संविधान हत्या दिन मनाएंगे, क्योंकि ये समग्र राष्ट्र की चिर स्मृति में रहना चाहिए कि जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर कोई व्यक्ति तानाशाह बनता है तब देश को कैसे दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। मित्रों, आपातकाल के दौरान जो संविधान संशोधन हुए, 38वां संशोधन, अनुच्छेद 130 और 213 के द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकार बढ़ाए गए, 352(5) आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायिक मीमांसा के परे कर दिया गया, 39वां संशोधन 329 अनुच्छेद ए प्रधानमंत्री को न्यायिक मीमांसा के बाहर निकाल दिया गया। हितेश भाई राष्ट्रपति, स्पीकर, उपराष्ट्रपति का भी जिक्र करते हैं। मैं इंदिरा जी को एक चीज में मार्क देना चाहूंगा, इन्होंने इतना रखा था कि सिर्फ प्रधानमंत्री को न्यायिक मीमांसा के बाहर न रखे, साथ में 2-4 नाम कम से कम जोड़ देते हैं, इतनी तो शर्म उन्होंने बचा कर रखी थी। मगर मूल उसका उद्देश्य था प्रधानमंत्री को न्यायिक मीमांसा के बाहर करने का। और इसके साथ अनुच्छेद 323 है और 323(b) में प्रशासनिक मामलों को निपटने वाले न्यायाधिकरणों को और अन्य मामलों को भी एक प्रकार से सरकार के अधिकार में ला दिया गया। अनुच्छेद 19 के द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों को समाप्त किया और 356 के तहत आपातकाल की अवधि को बढ़ाया गया। देश की संसद की सीमा भी, आयुष्य भी बढ़ाया गया और एडमिनिस्ट्रेटिव दुरुपयोग हुआ।
ये सब अधिकार जब एक जगह एकत्रित हुए, 1,11,000 लोग राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता जेल में गए। तिहाड़ जेल में 4,000 लोग मीसा के बंदी थे और जेल की क्षमता 1200 थी। 1 करोड़ से अधिक नसबंदियां हुई। मैंने मेरे जीवन में लता मंगेशकर के आवाज में ऐसे गीत सुने हैं जिसमें ड्यूएट थे। पुरुष की आवाज भी लता मंगेशकर का गाना था और किशोर कुमार की आवाज भी लता मंगेशकर, और लता मंगेशकर महिला की आवाज में भी गाती थी, क्योंकि किशोर कुमार की आवाज को आकाशवाणी से बंद कर दिया गया, कलाकारों को भी नहीं छोड़ा गया था। और मैं मानता हूं कि अन्याय काल काफी लंबा चलता, परंतु जो चाटुकार होते हैं वो तानाशाहों की चाटुकारिता से ही तानाशाही का अंत करते हैं। और अंततोगत्वा कई सारी ऐसी घटनाएं हुई। दिल्ली में झुग्गियों को नष्ट कर दिया गया। आपातकाल के बचाव में कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस गलती को नहीं माना। राजीव गांधी ने भी कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं था। राजीव गांधी ने भी दंगों को जस्टिफाई करने के लिए ही मानसिकता का परिचय दिया, दिल्ली दंगों को जस्टिफाइड करने के लिए, कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और मित्रों, और ये जो स्थिति हुई, वो स्थिति के अंत में सबसे खराब बात ये थी, बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस की अर्जियों को भी खारिज करने के लिए संविधान को सुधारना। जयप्रकाश नारायण एक ऐसे दूरदृष्टा थे जिन्होंने इसको ढंग से भापा भी था, मापा भी था। खराब सेहत होने के बावजूद जब उनको अरेस्ट करने पुलिस गई तो उनका एक वाक्य था जो भारत के लोकतंत्र के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। तानाशाह बनने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ी सीख है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये एक वाक्य जेपी बोले थे। और बाद में उन्होंने जब इंदिरा जी को पत्र लिखा तब इसमें ये भी लिखा कि एक गलत फैसले को सही ठहराने के लिए आप बार बार गलत फैसले ले रही हैं और मुझे लगता है कि इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। और मित्रों, जेपी देश के सभी लोगों की आवाज बने और उसी आवाज ने हमें फिर से लोकतंत्र की भेंट दी। देश में करोड़ों लोगों ने इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सैकड़ों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता सत्याग्रह करते रहे, रोज जेल में जाते रहे और डरे बगैर, थके बगैर इसके खिलाफ लड़ते गए। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, संस्था कांग्रेस के कई नेता, कई सर्वोदयी नेता, जयप्रकाश नारायण जैसे विनोबा भावे के अनुयायी, गांधी के अनुयायी, हर प्रकार के लोगों ने इसके खिलाफ संघर्ष किया और जनता भी मुक्त होकर इनके साथ खड़ी रही। जब अभिव्यक्ति करने का समय आया तब उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकता। हम सब हमारे गांव से एक ट्रक लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग के सामने खड़े थे, जहां पर परिणामों को लिखा जाता था। उस वक्त इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, परिणामों को टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता था। और जब वहां आया कि इंदिरा गांधी स्वयं चुनाव हार गई है, बड़े सवेरा होगा, लगभग 3-4 बजे होंगे, और आया कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों चुनाव हार गए हैं, मैंने जनता के चेहरे पर और वहां खड़े हजारों लोगों में जो उत्साह का दृश्य दिखा है, मैं कभी नहीं भूल सकता। और आज ये सबक है तानाशाही की मानसिकता को अपनी सत्ता का माध्यम बनाने वालों। आज आप हमारी लोकतांत्रिक पार्टियों के उद्भव और उनकी गति का
उनके यश और अपयश का इतिहास देखिए। इमरजेंसी के बाद ही देश के मुख्य धारा की पार्टी कांग्रेस समाप्त होती गई। उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं आई, राजस्थान में शायद एकाध थी, मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं थी, बिहार में एक भी सीट नहीं थी। कांग्रेस एक प्रकार से देश की मुख्य पार्टी की जगह एक धीरे धीरे क्षीण होती हुई पार्टी बनी। जब जनता पार्टी की सरकार जुड़ी, फिर एक बार मैंडेट मिला, मगर कांग्रेस का वो दबदबा जो आजादी की पुण्याई से बना हुआ था, वो कांग्रेस वो दबदबा हमेशा के लिए गंवा बैठी और आज भी उनके पास वो स्थिति